आज हाई अलर्ट में आपको हम दिखाने जा रहे हैं, क्या मुख्तार की जिंदगी जेल में ही कटेगी? क्या सुपरटेक कांड के 7 शातिर अब होंगे शिकंजे में? तो वही हम आपको ये भी दिखाएंगे कि भाजपा नेता की मौत पर क्यों है सस्पेंस। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि कौन है विधायक का थप्पड़बाज भाई। जरायम की दुनिया का वो स्याह नाम जिसे सुनने के बाद लोगों की रूह कांप उठती थी, आज वो खुद न सिर्फ जेल के सलाखों के पीछे है, बल्कि दिन ब दिन उसकी मुश्किल में इजाफा हो रहा है। पूर्वांचल में दहशत का दूसरा नाम माने जाने वाले मुख्तार अंसारी पर कानूनी कार्रवाई का हंटर कुछ इस तरीके से चल रहा है कि हर जगह पर उसे शिकस्त मिल रही है। अब आजमगढ़ के तरवा कांड में गैंगस्टर कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी, मानो अब उसकी बाकी जिंदगी जेल में ही कटेगी। माफिया मुख्तार की एक और बड़ी हार, कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। गैंगस्टर कोर्ट ने बढ़ाई मुख्तार की टेंशन। योगी राज में मुख्तार पर एक्शन ही एक्शन। एक वक्त था जब मुख्तार अंसारी को जरायम की दुनिया का सबसे ताकतवर नाम माना जाता था, लेकिन अब उस पर कानून का चाबुक कुछ इस तरह से बरस रहा है कि उसकी सारी हेकड़ी निकल चुकी है। कभी अपने काले कारोबार के दम पर सियासत में भी दखल रखने वाले मुख्तार को आज हर जगह सिर्फ शिकस्त ही शिकस्त मिल रही है। ऐसा ही मामला आजमगढ़ में भी सामने आया, जहां पर गैंगस्टर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को तगड़ा झटका दिया और उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। देखिए, मुख्तार अंसारी गैंग के कुछ मेंबर्स पर कार्रवाई पिछले दिनों की गई है और जैसा कि कल मुख्तार अंसारी की बेल की सुनवाई हुई थी, जो कि बेल उसकी यहां से कैंसिल हुई है, ये पुलिस की एक बड़ी सफलता है। गैंगस्टर के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद जज जितेंद्र यादव ने मुख्तार की अर्जी को खारिज कर दिया। और अब आपको पहले ये बताते हैं कि किस मामले में मुख्तार की जमानत अर्जी खारिज की गई और क्यों इस मामले में मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। दरअसल 6 फरवरी 2014 को आजमगढ़ के तरवा इलाके में वारदात अंजाम दी गई। तरवा इलाके के एरा कला पोखरे के पास फायरिंग की गई थी। विजयी नाम के शख्स के घर के सामने मजदूरों पर गोलीबारी हुई थी। फायरिंग में एक मजदूर की मौत हुई थी, जबकि दूसरा घायल हुआ था। इंस्पेक्टर प्रशांत श्रीवास्तव ने इस मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपी। 2020 में मुख्तार अंसारी को इस मामले में तलब किया गया। साफ है कि मुख्तार अंसारी का रसूख ही ऐसा था कि 2014 में इस खतरनाक वारदात को अंजाम देने के आरोप के बाद भी मुख्तार खुलेआम घूम फिर रहा था। लेकिन 2017 में जब सूबे में सत्ता का पहिया घूमा, तो मुख्यमंत्री बने सीएम योगी आदित्यनाथ ने संगठित अपराध को खत्म करने के प्लान पर काम करना शुरू किया और इसके बाद से पूर्वांचल के सबसे बड़े डॉन मुख्तार अंसारी की टेंशन में इजाफा होने लगा। – 2020 में जब मुख्तार अंसारी को कोर्ट में तलब किया गया, तो उस वक्त वो पंजाब जेल में था। पंजाब की रोपड़ जेल में होने की वजह से उसकी पेशी नहीं हो पाई। योगी सरकार 22 अप्रैल 2021 को मुख्तार अंसारी को बांदा जेल ले आई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार को न्यायिक हिरासत में लिया गया। मुख्तार ने कोर्ट में खुद को साजिशन फंसाने की दलील रखी। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को बताया कि मुख्तार पर 55 केस दर्ज हैं, जिसके बाद जज ने मुख्तार की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जो कनौजिया जिसकी कुर्सी की गई थी, उसका मकान जो कि मऊ में स्थित है, वो पोखरी होती है, उस पर बना हुआ है और अवैध रूप से बना हुआ। उसके ध्वस्तीकरण हेतु जिलाधिकारी मऊ को एक रिपोर्ट प्रेषित की गई है और उसकी कॉपी एसपी मऊ को भी की गई है और जल्दी ही उसमें कार्रवाई पूरी कर उसका जो अवैध पोखरी पर जो अवैध मकान बना हुआ उसका ध्वस्तीकरण किया। जिस तरह से गैंगस्टर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी खारिज की, वो उसके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि पूर्वांचल में एक वक्त मुख्तार अंसारी के नाम की तूती बोलती थी, लेकिन योगी राज में सब कुछ बदल गया है। लोगों के लिए दहशत का सबब बनने वाला मुख्तार खुद बेचैन है।
उस पर कानूनी शिकंजा लगातार कस रहा है, उसकी संपत्ति पर लगातार कानूनी बुलडोजर चल रहा है और तमाम केसों में मिलती शिकस्त की वजह से उसका जेल से फिलहाल निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कहते हैं कि जिसने भी सत्ता का स्वाद चख लिया उसका नशा सिर चढ़कर बोलता है। अब सत्ता रहे न रहे, लेकिन सियासी रसूख तो है ही। विधायक न सही उनके भाई हैं तो क्या हुआ, हनक तो रहेगी। तो देखिए कानपुर के सीसामऊ से विधायक के थप्पड़बाज भाई की ये रिपोर्ट। ये किसी को भी मार सकते हैं, कहीं भी मार सकते हैं, अपना हो या पराया, इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लात घूसे बरसाना तो इनका शौक समझिए और थप्पड़ों पर तो मानो इनका एकाधिकार हो। और क्यों नहीं, आखिर ये ठहरे विधायक जी के भाई। वो भी सपा के विधायक इरफान सोलंकी के भाई। अब जरा इस सीसीटीवी फुटेज को गौर से देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। तो देखा आपने, अब तो समझ में आ ही गया होगा कि इरफान सोलंकी के भाई होने का क्या मतलब होता है। वो बातों से नहीं, थप्पड़ों से बात करते हैं। जी हां, वायरल वीडियो में दिख रहे जनाब रिजवान सोलंकी है, जो विधायक इरफान सोलंकी के भाई हैं। सीसामऊ के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाइयों का विवादों से गहरा नाता रहा है और ये जो वीडियो फुटेज सामने आया है, ये दिखाता है कि कैसे इरफान सोलंकी और उनके भाई लगातार मारपीट करते रहते हैं। इरफान के भाई रिजवान इस सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिख रहे हैं और मारते हुए एक व्यक्ति को दिख रहे हैं। हालांकि इरफान सोलंकी का साफ तौर पर यह कहना है कि वो जिस शख्स को उनका भाई पीट रहा है वो उनका रिश्तेदार है और ये आपसी मामला था। रिजवान खुद विधायक नहीं है तो क्या हुआ, उनका रुतबा किसी विधायक से कम है क्या? उनके साथ सरकारी गनर भी है और बेशक वो उनके भाई का ही होगा। और जब साथ में गनर हो तो फिर बात बात में गुस्सा लाजमी है। शायद इसी गुस्से का यह नतीजा है कि खुलेआम चाहे कोई सगा हो या अजनबी, इनके गुस्से का शिकार हो ही जाता है। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। सोलंकी ब्रदर्स का विवादों से पुराना नाता, किसी के साथ भी मारपीट इनके बाएं हाथ का खेल। इनका हाथ कहां, कब और किस पर चल जाए इन्हें भी कहां पता होता है। तो चलिए इस मारपीट वाले वायरल वीडियो के एपिसोड को जान लीजिए, वो भी खुद रिजवान सोलंकी के भाई विधायक इरफान सोलंकी की जुबानी। देखिए, ये वीडियो वायरल हो रहा है, वो मेरी सगी बुआ का लड़का है फैज़, और दूसरी बुआ का लड़का है, उसका नाम है सफ़ी। सगी बुआ है दोनों। तो उनका कोई झगड़ा हुआ होगा तो पता चला दोनों का। तो हमने रिजवान छोटे भाई को, भैया हमने जाओ उनको बुला लाओ, साथ में मेरा गनर भी गया था। अच्छा, वो नहीं आ रहा होगा तो रिजवान बड़ा भाई है उसका, तो रिजवान ने कंटाप मार दिया। सिर्फ यही है और कोई हकीकत नहीं। तो सुना आपने, विधायक जी खुद कह रहे हैं कि मारपीट का ये मामला पारिवारिक है। पीटने वाला और पिटने वाला दोनों मेरे भाई ही हैं। यानी रिजवान सोलंकी ने जिसे मारा वो रिश्ते में उनका भाई है और रिजवान वहां झगड़ा सुलझाने गया था, वो भी बाकायदा सरकारी गनर के साथ। खुद विधायक जी ने भेजा था। दरअसल ये मामला चकेरी थाना क्षेत्र के जाजमऊ में एक रेस्टोरेंट का है, जहां विधायक के भाई रिजवान जिसे मार रहे हैं वो रिश्ते में उनका भाई है। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, खुद उन्हीं से सुन लीजिए। मामला कल ये था कि मैं कल एक बाबा स्वीट हाउस है पीछे, हमारे कुछ मिलने वाले आए थे, मैं वहाँ कल वहाँ खाना खाने गया। तो क्योंकि वो लड़का जो फैज़ है वो भी हमारी बुआ का लड़का है और वेल्डिंग में कुछ थोड़ा सा तनाव हो गया, तो इस वजह से मैं वहाँ खड़ा था खाली। तो जब मैंने उसको धक्का दिया कि हटो हटो, तो वो मुझे थोड़ा सा धक्का दिया। तो इस नाते, एक बुआ के नाते, मैंने बुआ के लड़के के नाते मैंने उसके मतलब हटाने का काम करा। इस बीच पुलिस की माने तो फिलहाल कोई शिकायत पत्र नहीं मिला है और अगर शिकायत पत्र मिलता है तो जांच कर कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, मीडिया के थ्रू ही कल रात में एक वीडियो संज्ञान में आया था। जब उस वीडियो को देखा गया तो थाना क्षेत्र चकेरी में कोई बाबा बिरयानी पे जो सीसीटीवी फुटेज है उसको देख के समझ में आ रहा था कि दो व्यक्ति आपस में लड़ाई कर रहे थे, कुछ बहसबाजी हो रही थी। जब वहाँ पे स्थानीय जो सब इंस्पेक्टर है उनको ही भेजा गया तो वहाँ के जो कर्मचारियों से बात की गई तो पता चला कि दो व्यक्ति आपस में जो साले और जीजा थे वो आपस में लड़ाई कर रहे थे
और वहीं पे बहसबाजी, फिर वो घर चले गए और ना ही किसी प्रकार से वो चौकी पे गए, ना थाने पे, ना कोई सूचना अभी तक दी गई है। फिर भी हम लोग इसकी पूर्णतः जांच कर रहे हैं और अगर कोई हमारे पास एप्लीकेशन आती है तो विधिवत कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान के मारपीट का वीडियो खूब वायरल है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर कोई उनका सगा भी है तो उन्हें खुलेआम रेस्टोरेंट में घुसकर मारपीट का अधिकार किसने और कैसे दिया। सीसीटीवी फुटेज सामने निकल करके आते हैं और एक बार बताते हैं कि इरफान सोलंकी और उनके भाई किस तरह सरेआम सड़कों पर उतरकर मारपीट करते हैं। पुलिस इस मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस का कहना है कि तहरीर नहीं मिली है, इसलिए इस मामले में वो आगे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। सुपरटेक पर सुप्रीम चाबुक चला तो बिल्डर की काली साजिश के पीछे छिपे उन स्याह चेहरों पर बड़े सवाल खड़े हो गए जिन्होंने सुपरटेक के 40 मंजिला अवैध एमराल्ड प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। वहीं जब सीएम योगी ने सख्ती दिखाई तो एसआईटी टीम बनी जिसने अपनी जांच रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग का काम शुरू कर दिया है। और अब वो चेहरे बेनकाब होंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे से सुपरटेक के अवैध ट्विन टावर को खड़ा करने में मदद की। सुपरटेक के काले खेल का हुआ पर्दाफाश। अब बेनकाब होंगे पर्दे के पीछे छिपे अधिकारी। भ्रष्टाचार के बड़े नेटवर्क का होगा भंडाफोड़। सुपरटेक के एमराल्ड प्रोजेक्ट पर सुप्रीम चाबुक चलने के बाद अब जल्द ही उन सफेद पोश चेहरों की काली करतूत का खुलासा भी हो सकता है जिन्होंने पर्दे के पीछे से सुपरटेक बिल्डर को पूरी मदद मुहैया कराई। दरअसल सुपरटेक मामले की जांच में जुटी एसआईटी टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग का काम शुरू कर दिया है, जिसके पूरा होते ही रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी और इसके बाद नोएडा प्राधिकरण के वो सफेद पोश अफसर बेनकाब होंगे जिन्होंने सुपरटेक एमराल्ड प्रोजेक्ट को लेकर हुई मनमानी को नजरअंदाज किया था। सुपरटेक मामले में जांच कर रही एसआईटी टीम ने अपनी जांच पूरी कर ड्राफ्टिंग का काम शुरू कर दिया है और ड्राफ्टिंग का कार्य पूर्ण होते ही एसआईटी अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप देगी। वही दो ट्विंस टावर हैं जिनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी प्राधिकरण के अधिकारियों को लेकर के तल्ख टिप्पणी की और यही वजह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को संज्ञान लेते हुए एसआईटी टीम गठित की थी। पहले सुपरटेक के एमराल्ड प्रोजेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख रवैया अख्तियार किया और इसके बाद सीएम योगी ने इसे लेकर सख्त एक्शन के निर्देश दिए। सीएम योगी के आदेश के बाद मामले को लेकर फौरन ही एसआईटी का गठन किया गया जो ये पता लगाने में जुटी है कि सुपरटेक के एमराल्ड टावर को किन अधिकारियों की मिली भगत से अवैध रूप से खड़ा कर दिया गया। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी की माने तो एसआईटी ने अपनी जांच 9 फाइल और 6 कानूनों के इर्द गिर्द रखी है। 9 फाइल में 3 फाइलें वो हैं जो कि कोर्ट से संबंधित थी, जबकि 6 अधिनियम और कानून वो हैं जिसके तहत नोएडा अथॉरिटी काम करती है। साफ है कि बेहद पेशेवर तरीके से एसआईटी की टीम ने मामले की जांच की है और अब जांच रिपोर्ट के आधार पर ड्राफ्टिंग का काम किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जांच के दौरान एसआईटी को कई ऐसे अहम सुराग मिले हैं जो बड़े गड़बड़झाले का इशारा कर रहे हैं। वहीं एसआईटी की जांच में जो कुछ किया गया है उसके मुताबिक पहले उन अधिकारियों की पहचान हुई जिनके कार्यकाल में ये पूरा खेल हुआ। सबसे पहले एसआईटी ने गड़बड़ी करने वाले 7 अधिकारियों की पहचान की। इनके अलावा दूसरे अधिकारियों की मिली भगत की भी पूरी जांच की गई। एसआईटी के रडार पर जो भी अधिकारी आए उनकी पूरी जांच की गई। एसआईटी ने दोषी अधिकारियों की पूरी लिस्ट तैयार कर ली है। सूत्रों की माने तो जैसे ही ड्राफ्टिंग के बाद एसआईटी की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी, उसके फौरन बाद से कार्रवाई का चाबुक चलना शुरू हो जाएगा। माना जा रहा है कि शासन दोषी बिल्डर और अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगा। साफ है कि रिपोर्ट आते ही एक्शन शुरू हो जाएगा और इस बात ने उन तमाम अधिकारियों के दिन का चैन और रात की नींद उड़ा रखी है जिन्होंने इस पूरे गड़बड़झाले में सुपरटेक की पूरी मदद की थी। आपको बता दें एसआईटी टीम ने 9 फाइलों को खंगाला है जिसमें से वो 3 फाइलें भी शामिल हैं जो कोर्ट से संबंधित थी। इसके अलावा एसआईटी टीम ने 6 अधिनियम व कानूनों के इर्द गिर्द ही अपनी जांच रिपोर्ट रखी है और करीब 7 ऐसे अधिकारी पाए गए हैं जिनके कार्यकाल में ये पूरी अनियमितता बरती गई है। सुपरटेक बिल्डर से मिलकर इस दोनों टावर को खड़े करने में शामिल थे
और उसके बाद ही मुख्यमंत्री के निर्देश पर इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट वीरपाल के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा।